Hello everybody and a very cordial welcome to our channel Indian Study Hub. It's been a while that I've uploaded a new video, but today I am with a new video, that is verb part 3. We have discussed verb in two parts, in which I've discussed all the definition of verb, all the kinds of verb, that are the auxiliary verbs, the modals or modals we can say, or the main verb, in which we have discussed transitive verb, intransitive verb, and also the linking verb we have discussed. So today, before starting this video, I'll brief you with what are the chapters we have already completed. So we have covered tense chapter, we have completed conditionals, then mood, and now we are on verb chapter. So you know the drill from after this, that before starting the chapter we'll do vocab of today's, we'll do the vocab of last class, then today's vocab we'll do after the grammatical part is over. So without any further ado, let's move forward. So this is the vocab we are going to do first, which is a quick revision of verb part 2, which we did in the last class. So the first word here is hiatus. Hiatus is a noun which means break in continuity or fitful. So if one sentence I have to give, I can say that she took a brief hiatus from work. That is one example of this word. The next word is hunch, which is also a noun which means intuition, feeling or a guess. कोई भी hunch, कोई भी आपको feeling होती है, for that we use a good word, that is hunch. Heist is a robbery. We all know recently अभी एक series भी चल रही है Money Heist, सबको पता है. तो heist is a word which means a robbery. Okay, the next word is hitchhike. Hitchhike is a verb which means travel on a free ride. Free की अगर आपको कोई ride मिल रही है, that means that's a hitchhike. And the last word is haywire. Haywire is adjective which means go astray or out of control. Something which is going out of control, हाथ से निकल रहा है, कुछ पकड़ में नहीं आ, that is a haywire. So okay, ये तो हमारी थी last class के vocab. So let's move forward with the grammatical part of today. So before starting this chapter, I want you to know that हम दोनों ही लैंग्वेजेस में कवर करेंगे चैप्टर, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स हमारे हिंदी में प्रेफर करते हैं, बहुत सारे इंग्लिश में. तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोनों लैंग्वेज में कवर कर सकूँ. और अगर आपको नहीं पता तो हमारा एक इंस्टाग्राम पे पेज भी है, इंडियन स्टडी हब करके. तो उस पर मैं हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, हमारी वीडियो कब आ रही है और जितने भी हमारे छोटे मोटे क्विज़ होती हैं वो कैब वगैरह में उस पर अपलोड करता रहता हूँ. तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं और उस पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी कि कब नई वीडियो आ रही है और किस टॉपिक पे आ रही है. तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वर्ब के पार्ट 2 में कैन और मे के बारे में. जैसे कैन के मतलब क्या होता है, उसका यूसेज क्या होता है, मे का क्या यूसेज होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और एग्ज़ाम्स में कैसे कैसे पूछा जाता है. वैसे ही आज हम पढ़ेंगे विल और शैल के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में भी अलग अलग. तो सबसे पहले जान लेते हैं विल और शैल के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इनका मीनिंग क्या होता है. तो विल और शैल का मीनिंग अगर आप कभी देखो तो हमेशा दोनों का सेम ही मतलब होता है. मोस्टली कभी अपोजिट उसमें यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के. लेकिन डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि दोनों ही प्रोबेबिलिटी और इंटेंशन शो करने के लिए यूज़ होते हैं. विल भी और शैल भी दोनों प्रोबेबिलिटी और इंटेंशन करने के लिए शो होते हैं. अब ये भी मैं समझा दूंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इंटेंशन क्या होता है. लेकिन जो बेसिक जो इनमें डिफरेंस होता है, विल कहाँ पे यूज़ होता है स्पेशली और शैल कहाँ पे, वो ये होता है कि विल जो होता है वो इनफॉर्मल जगहों पे यूज़ किया जाता है. जैसे कि आप फ्रेंड से किसी से बात कर रहे हो तो आप विल का यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर आप किसी फॉर्मल वैसे जगह पे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी सीनियर ऑफिशियल से बात कर रहे हो या किसी टीचर से बात कर रहे हो अपने, तो वहाँ पे प्रेफरेबली और फेवरेबली होगा कि आप शैल का यूज़ करो, क्योंकि शैल हमेशा फॉर्मल उसके लिए यूज़ होता है. और शैल का एक और यूसेज ये होता है कि ये परमिशन मांगने के लिए भी यूज़ होता है ये वर्ड. जैसे कि शैल आई गो टू द वॉशरूम और ऐसे ऐसे. ठीक है, तो ये दो वर्ड्स हो गए, इनके मीनिंग्स होते हैं. अब इनको समझने के लिए सेंटेंस पे आ जाते हैं सबसे पहले. तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है आई शैल गो बाय मेट्रो. तो आई शैल गो बाय मेट्रो, यहाँ पे शैल का यूज़ हो रहा है. तो इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो वर्ड है यहाँ पे शैल, ये क्या पोर्ट्रे कर रहा है. ये कर रहा है एक विलिंगनेस, ये एक इच्छा मतलब पोर्ट्रे कर रहा है, किसी की इच्छा बता रहा है, किसी की विलिंगनेस बता रहा है कि वो मेट्रो से जाना चाह रहा है, कि आई शैल गो बाय मेट्रो, मैं मेट्रो से जाना चाह रहा हूँ. ठीक है, ये एक विलिंगनेस बता रहा है. सेकंड को इग्नोर करते हैं, इसके बारे में बाद में समझाऊंगा. जैसे सेकंड एग्जांपल पे आ जाते हैं, इस वाले को अभी इग्नोर करो.
जैसे कि दे विल विन द मैच, अब यहाँ पे विल मैंने किया है, और अगर मैं विल का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो दे विल विन द मैच, यहाँ पे विल का क्या एक मीनिंग निकल के आ रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है। अगर आप बोल रहे हो कि दे विल विन द मैच, तो आप फैक्ट नहीं बता रहे कि वो मैच जीत जाएंगे, वो आप एक प्रोबेबिलिटी बता रहे हो अपने हिसाब से, कि एक प्रोबेबिलिटी है कि मैच जीत सकते हैं, दे विल विन द मैच, कि वो मैच जीत जाएंगे, एक प्रोबेबिलिटी है, एक श्योरिटी नहीं है, एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड एग्जांपल कह रहा है आई इंटेंड टू स्टे हियर अंटिल दे विल आस्क मी टू गो समवेयर एल्स। तो सेंटेंस देख के आपको एक बार मुझे मिस्टेक बतानी है, इसमें मिस्टेक है नहीं है, नो एरर है, क्या है। 2 सेकंड के लिए बस वीडियो पॉज करना और अपनी सेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस को बताना कि सेंटेंस में क्या है। अगर ऐसा सेंटेंस आपको ऐसा दे दिया जाए कि आई इंटेंड टू स्टे हेयर अंटिल दे विल आस्क मी टू गो समवेयर एल्स, ठीक है, तो हम इस पे आई होप अपने वीडियो पॉज करके देखा होगा और मैं इसका आंसर भी डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले जो इसका आंसर होगा वो तो ये होगा कि आंसर क्वेश्चन तो है गलत, जो सेंटेंस तो आई मीन गलत है, तो इसकी एरर क्या है, एरर है विल में, विल यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे विल नहीं आएगा, और सेंटेंस हो जाएगा आई इंटेंड टू स्टे हियर अंटिल दे आस्क मी टू गो समवेयर एल्स। अब ये ऐसा क्यों हुआ ये समझते हैं। सबसे पहले ये देखो अंटिल का यूज़ हुआ यहाँ पे, तो और ये कंजक्शन है, और कंजक्शन अगर यूज़ हो रहा है तो इसके बाद वाली क्लॉज कौन सी हो जाएगी हमारी, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। और जो पहली वाली जो क्लॉज है ये आई इंटेंड टू स्टे हियर, ये हमारी कौन सी क्लॉज हो जाएगी, मेन क्लॉज, जो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली वाली क्लासेस में, ये सब क्लॉज वगैरह ये सब क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मेन क्लॉज में अगर टेंस को देखते हैं हम, अगर मेन क्लॉज में कोई सा भी टेंस आ रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में टेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज उसी को डिफाइन कर रहा होता है मेन क्लॉज को, ठीक है। तो इसके अंदर आप टेंस देखो, इसके अंदर आप बोलोगे आई इंटेंड टू स्टे हेयर, इंटेंड टू स्टे हेयर आप समझोगे कि ये टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कि इसमें टेंस तो सेम यूज़ हो रहा है। फिर आप कहोगे मैंने एक चीज़ आपको पहले बताई कि कभी भी मेन क्लॉज के अंदर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है तो हम सबॉर्डिनेट क्लॉज के अंदर कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हैं, और वो कभी गलत नहीं होगा, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो इस चीज़ को देख के आप इसको टिक मार के आ जाओगे और करेक्ट कराओगे। लेकिन एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे नई चीज़, कि यहाँ पे इसका, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ क्रैम करने की रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक चीज़ एक बार समझते हैं कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि आई इंटेंड टू स्टे हेयर, तो इंटेंट का मतलब होता है एक इंटेंशन शो कर रहा है, एक किसी चीज़ की इंटेंशन शो कर रहा है, तो उसका मतलब होता है इंटेंड। तो अगर इंटेंट कोई शो कर रहा होता है तो ये आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना कि इंटेंशन, जो इंटेंशन किसी चीज़ की होती है तो वो कब की होती है, कौन से टाइम की होती है, पास्ट की होती है, प्रेजेंट की होती है, फ्यूचर की होती है। तो इंटेंशन जो भी होती है हमारी फ्यूचर के लिए इंटेंशन होती है कुछ भी। तो अगर फ्यूचर के लिए कुछ भी होती है, ये मैंने आपको बता दिया, आप खुद भी सोचना, आपको समझ में आएगा कि ऐसा इंटेंशन हमारी हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, पास्ट और प्रेजेंट के लिए नहीं। तो इसी वजह से जब फ्यूचर के लिए होती है तो ये सेंटेंस के जो सेंस है वो फ्यूचर सेंस में हो गया। तो अगर ये फ्यूचर में हो गया तो उस हिसाब से हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रेजेंट में आना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से विल हट जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर आपने पिछली वाली क्लासेस देखी हैं तो आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था अगर मेन क्लॉज हमारी फ्यूचर में हो तो हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो हमारी प्रेजेंट में हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका रीज़न होगा कि भाई हमने इसको ऐसे क्यों किया, क्योंकि इंटेंट का जो मतलब वो इंटेंशन शो कर रहा है, जो कि किसकी होती है, फ्यूचर की इंटेंशन होती है हमेशा हमारी। तो फ्यूचर की होती है, तो ये जो सेंटेंस है, जो मेन क्लॉज है, ये हमारी फ्यूचर से रिलेटेड हो गया, हमारा फ्यूचर क्लॉज होगी एक तरह से, ठीक है। अगर मैं एक और इसको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देखो, ये वाला सेंटेंस जो फर्स्ट के नीचे मैंने आपको इग्नोर करने को बोला था, इसीलिए बोला था क्योंकि अब समझते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ आई इंटेंड टू गो बाय मेट्रो, तो आई इंटेंड टू गो बाय मेट्रो, यहाँ पर भी देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज तो हो रहा है, लेकिन सेंस किसकी हो रही है, ये फ्यूचर की हो रही है। ये ना तो ये जा चुका है, ना तो ये पास्ट की बात हो रही है, ना ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। अगर आपको कोई बोलता है कि आई इंटेंड टू गो बाय मेट्रो, तो इसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि फ्यूचर में मेट्रो से जाना चाहेगा, वो उसकी एक विलिंगनेस है। शैल को हम इंटेंड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस का सेम मीनिंग है, शैल भी या फिर इंटेंड भी, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 पे। अब जो हमारा एग्जाम्पल 4 है वो नरेशन का पार्ट है, 4 और 5 दोनों। वो नरेशन में आपको समझा ही चुका हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ये बेसिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले के चैप्टर्स में।
अगर फिर भी आपको नहीं पता तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है। हम यहाँ शैल और विल का यूसेज देखेंगे और विल डिस्कस दीज थिंग्स इन द लेटर चैप्टर। एक लेटर अलग से चैप्टर आएगा और नरेशन का, वॉइस वगैरह का सब कुछ बाद में कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले। तो द फोर्थ सेंटेंस इज द मैन सेड टू अस शैल आई गेट इनटू ट्रबल। ये एक डायरेक्ट नरेशन का पार्ट है, डायरेक्ट सेंटेंस है। तो मैं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, ना पूछूंगा, ना टाइम वेस्ट करूँगा, सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ और समझाता हूँ कि ये डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है और इसमें कोई एरर नहीं है, एकदम सही है। तो जब हम डायरेक्ट नरेशन में यूज़ करते हैं तो उसमें जब आदमी जो बोलता है वो सेकंड पर्सन का जैसे सेकंड पर्सन ने उसको बोला था वैसे ही कन्वे कर देता है मैसेज और जो भी बात हुई होती है। तो मैन बोलता है द मैन सेड टू अस शैल आई गेट इनटू ट्रबल। तो डायरेक्ट में तो सही होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपको अगर ये इनडायरेक्ट में आ जाए, अगर इसको इनडायरेक्ट में करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म में करेंगे तो हम यहाँ पे शैल की जगह वुड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि शैल विल की सब्स्टिट्यूट होता है एक तरह से, क्योंकि सेम मीनिंग ही होता है। और जब विल की जो पास्ट फॉर्म होती है तो वो वुड होती है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे वुड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये इनडायरेक्ट में होगा ऐसा, ठीक है। डायरेक्ट में तो ये बिल्कुल सही है। फिफ्थ एग्जांपल है, फिफ्थ भी हमारा एकदम सही है, ये भी डायरेक्ट का एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पे समझते हैं कि ये है क्या। द मैन सेड टू अस शैल आई स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पे जो शैल यूज़ हो रहा है यहाँ पे किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है ये समझना आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। जैसे कि प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, इंटेंशन बता रहा है, या परमिशन मांग रहा है। अगर वो पूछ रहा है शैल आई स्पीक द ट्रूथ तो एक तरह से परमिशन मांग रहा है। यहाँ पे शैल जो वर्ड है ये परमिशन के लिए यूज़ हुआ है। तो जब इनडायरेक्ट में जब हम इसको लिखेंगे तो वुड नहीं लिखेंगे। वुड क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि परमिशन नहीं मांग रहा है शैल यहाँ पे, सॉरी मतलब जो शैल है प्रोबेबिलिटी या इंटेंशन शो नहीं कर रहा है, वो परमिशन मांग रहा है। तो उस हिसाब से हम वुड का यूज़ नहीं करेंगे इनडायरेक्ट में। वुड की जगह हम लिखेंगे शुड। शुड आई स्पीक द ट्रूथ। तो जब हम इनडायरेक्ट इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड इफ आई शुड गो, इफ आई शुड स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। तो ये इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट वर्ड्स पे आते हैं और नेक्स्ट चीज़ समझते हैं, कुछ नई चीज़ समझते हैं, जो कि हमारे तीन वर्ड्स हैं, मस्ट, शुड और ऑट टू। ये भी वर्ड्स हमारे बहुत भारी एग्जाम्स में यूज़ होते हैं। सो इनके बारे में समझते हैं और जानते हैं कैसे यूसेज होता है और एग्जाम्स में कैसे कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले द फर्स्ट वर्ड इज़ मस्ट और उसका मीनिंग होता है किसी चीज़ का अगर वी हैव टू शो कंपल्शन फॉर दैट वी यूज़ मस्ट। जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड हो, कोई चीज़ प्री डिसाइडेड हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, और चीज़ पे कंपल्शन हो तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। बहुत ज़रूरी कोई चीज़ हो तो उसके लिए मस्ट। शुड जो होता है वो हम किसी चीज़ को सजेशन देना हो तो उसके लिए हम शुड यूज़ करते हैं। शुड हो गया जो कि हम अपने आप से डिसाइड करते हैं कि वो सजेशन किसी को देना है नहीं करते हैं, तो वो उसके लिए हम शुड यूज़ करते हैं। और टू होता है वो भी हम सजेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एक मॉरल सजेशन, कोई एक मॉरल कोई सजेशन आप किसी को दे रहे हो तो उसके लिए। और शुड और ऑट टू में अगर एक और डिफरेंस बताऊँ तो शुड जो यूज़ होता है वो एडवर्स टू शो आई मीन शुड इज़ यूज टू शो एडवर्स इफेक्ट, कुछ एडवर्स इफेक्ट दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो किसी को और आप नॉर्मली किसी को सजेशन दे रहे हो तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, शुड भी और ऑट टू भी। लेकिन अगर उस सेंटेंस के बाद में कुछ कंडीशन ऐसी है कि आपको बाद में पनिशमेंट मिलेगी अगर आप ये काम नहीं करोगे, तो उस केस में आप शुड का यूज़ करते हो, क्योंकि उस केस में एक एडवर्स इफेक्ट दिखा दिया कि बाद में अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो वो एडवर्स इफेक्ट हो गया, एक ऐसी कंडीशन हो गई कि आप नहीं करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, एक एडवर्स कंडीशन दिखा दी, एडवर्स इफेक्ट होगा। तो ऐसे केसेस में हम शुड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस के साथ समझते हैं इसको। जैसे कि फर्स्ट हमारा एग्जांपल है और सेंटेंस है यू मस्ट या फिर यू शुड फिनिश द वर्क। अब इसमें दोनों आपको लगा के देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है और कौन सी सेंस आ रही है दोनों से वर्ड से। यू मस्ट फिनिश द वर्क अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या सेंस आ रही है। अगर मैं मस्ट का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो कंपल्शन है, कोई आपको बोल रहा है कि यू मस्ट फिनिश द वर्क, कि आपको काम कर लेना चाहिए, कंपल्सरी काम होगा, कोई ज़रूरी काम होगा, इसी वजह से आपको बोल रहा है कि यू मस्ट फिनिश दिस वर्क। लेकिन अगर आपको कोई बोल रहा है यू शुड फिनिश दिस वर्क तो उसके लिए आपको एक सजेशन दे रहा है, कोई कंपल्सरी नहीं है, बस एक कोई सजेशन दे रहा है कि आपको काम इतना कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय द इवनिंग और बी रेडी फॉर पनिशमेंट। अब यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस है हमारा यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय द इवनिंग और बी रेडी फॉर पनिशमेंट। तो यहाँ पर भी कंपल्शन आ गई हमारी। कंपल्शन आ गई क्यों, क्योंकि हमें एक डेडलाइन दे रखी है।
कि बाय द इवनिंग पे हमें ख़त्म करना है, वरना हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो इसी वजह से हमारा कंपल्शन है, तो हमारा मस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे शुड क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है, अगर कई लोग ऐसे सोचेंगे तो प्लीज़ ये भी मेरे को एक बार सोच के बताना। आप खुद से सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर फिर भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, वैसे तो काफ़ी ऑब्वियस है, कोई बहुत ईजी है, इसी वजह से मैंने आपको पूछा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसमें दो वर्ड्स हैं, आपको कोई सा एक यूज़ करके बताना है मुझे। एक सेकेंड। हाँ, दे मस्ट वॉक अप टू 5 किलोमीटर्स डेली एज देयर वॉज नो स्कूल इन देयर विलेज, या फिर होगा दे हैड टू वॉक अप टू 5 किलोमीटर्स डेली एज देयर वॉज नो स्कूल इन देयर विलेज। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाना है। तो यहाँ तो हमें कंपल्शन का पता है कि कंपल्शन क्या थी कि मतलब ज़रूरी क्या था कि उनके विलेज में कोई स्कूल नहीं था, इसी वजह से उनको 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे मस्ट हमारा गलत है, ये इसका आंसर है कि मस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, इस सेंटेंस में आएगा हैड टू। करेक्ट आंसर क्या होगा? दे हैड टू वॉक अप टू 5 किलोमीटर्स। अभी ऐसा क्यों होगा ये समझते हैं। कंपल्शन तो देखो दोनों ही है, दोनों ही शो कर रहे हैं, मस्ट भी और हैड टू भी। लेकिन डिफरेंस क्या है, हैड टू यहाँ पे पास्ट का कंपल्शन शो कर रहा है, और पास्ट का मुझे क्या पता चले, मुझे कैसे पता चला कि ये पास्ट की बात हो रही है? मुझे ये वॉज देख के पता चल गया, एज देयर वॉज नो स्कूल इन देयर विलेज। तो वॉज देख के मुझे पता चल गया कि ये पास्ट की बात हो रही है, और किसी भी पास्ट के कंपल्शन को शो करने के लिए हम हमेशा हैड टू का यूज़ करते हैं, ना कि मस्ट का। मस्ट का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। और जैसे कि अगर सेंटेंस में लिखूँ आई हैव टू, या आई हैव टू डू इट, या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ आई मस्ट डू इट, तो दोनों का सेम मतलब होता है। ये सेंटेंस एकदम सही है, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में ये बात हो रही है, और दोनों में सही है, मस्ट भी या हैव टू, कैसे भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, आई हैव टू डू इट या आई मस्ट डू इट, दोनों ही सही है। ठीक है, और ये हो गया प्रेजेंट का एग्जाम्पल। और अगर मैं बोल रहा हूँ आई मस्ट हैव टू डू इट टमोरो, या फिर बोल रहा हूँ आई शैल हैव टू डू इट टमोरो, तो दोनों ही सही है। यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो देख लो आप, मस्ट जो है प्रेजेंट के लिए भी यूज़ हो गया और फ्यूचर के लिए भी यूज़ हो गया, लेकिन पास्ट के लिए जब भी हम यूज़ करेंगे उसके लिए हम हैड टू का यूज़ करेंगे, मस्ट का नहीं। ये कंपल्शन की बात होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, या कोई और क्वेरी हो तो भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा सा। तो अगला हमारा सेंटेंस है, द मैन सेड दैट ही मस्ट बाय अ न्यू कार। ठीक है, और इस सेवेंथ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक बार। ये बोल रहा है द मैन सेड दैट देयर मस्ट बी सम एरर। ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट का मतलब समझते हैं। अब ये चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ी आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग हो, आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए, एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। अगर मेरे को ये पार्ट स्किप करना होता, थोड़ा सा कई बार कईयों को लगता है थोड़ा सा कि ज़्यादा डिटेल हो रहा है, लेकिन डिटेल ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही ऑब्वियस है और बहुत रेगुलर यूज़ में है ये चीज़ें। ठीक है, तो अगर इस 6 सेंटेंस देखो आप, जैसे अगर आपको कोई बोल रहा है द मैन सेड दैट ही मस्ट बाय अ न्यू कार, तो मस्ट यहाँ पे कंपल्शन शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो मस्ट है वो नीड की शो कर रहा है, कि मस्ट है वो एक नीड है, कि ज़रूरत शो कर रहा है किसी की। द मैन सेड दैट ही मस्ट बाय अ न्यू कार, कि उसको एक ज़रूरत है कि वो एक नई कार खरीद ले। तो ये हमको ऑलरेडी पता है, लेकिन इसी वजह से मैं आपको यूसेज बता रहा हूँ कि कंपल्शन तो होते ही है मस्ट का, लेकिन उसके अलावा हम और चीज़ों के लिए भी मस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अब आपको पता चल जाएगा, तो आपको जब भी कोई सेंटेंस आएगा आपको सेंस से पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस की सेंस क्या, मतलब क्या डिपिक्ट कर रही है, और उसी हिसाब से वहाँ पे आप पुट कर दोगे उसमें। ठीक है, कि वो नीड शो कर रही है, एजम्पशन शो कर रही है, एजम्पशन भी अभी डिस्कस करते हैं, और या फिर कोई कंपल्शन शो कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है द मैन सेड दैट देयर मस्ट बी सम एरर। अब यहाँ पे पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि जो मस्ट का मतलब है ये यहाँ पे एजम्पशन है। एजम्पशन यानी कि उसको लग रहा है, ऐसा एक अपना एक तुक्का बोल देते हैं, कि तुक्का मार रहा है कि भाई द मैन सेड दैट देयर मस्ट बी सम एरर, कि कुछ एरर होगी। तो एक उसका थॉट है कि उसका ऐसा एजम्पशन है उसका, तो मस्ट एजम्पशन के लिए यूज हो गया। ठीक है, अब ये दोनों आपको पता होने चाहिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपको। ठीक है, और अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है द मैन सेड दैट ही मस्ट, या फिर ही हैड टू लीव। इसको फिर से मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ताकि पता चल जाए वर्ड्स कौन से नहीं हमारे। द मैन सेड दैट ही मस्ट या फिर हैड टू लीव फॉर द सिटी
फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे भी ऑब्लिगेशन तो है हमारी, ऑब्लिगेशन यानी कि या फिर मतलब कि कंपल्शन एक तरह से, मतलब एक ज़रूरी कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आएगा या फिर हैड टू आएगा, ये समझते हैं। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर तो इसका आएगा हैड टू, मस्ट नहीं आएगा। अब वो क्यों आएगा वो समझते हैं। मस्ट जो होता है वो मैंने बता दिया आपको, कंपल्शन हो गया, नीड हो गया, एजम्पशन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ऑब्लिगेशन, मतलब कि एक सर्कमस्टेंशियल ऑब्लिगेशंस, जैसे कि आपको आपकी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपको वो चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं या फिर ये वाला वो काम करने पड़ते हैं। द मैन सेड दैट ही हैड टू लीव फॉर द सिटी, उसकी ज़रूरत हुई थी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको छोड़ना पड़ा, अपनी सिटी छोड़नी पड़ी। वो अपनी मर्जी से नहीं करी उसने, कोई मॉरल और लीगली बाउंड थी, उसकी ड्यूटी थी और या फिर एक कमिटमेंट थी उसकी, जिसकी वजह से उसने ये काम किया। ये ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंशियल हो तो उसके लिए हम हैड टू का यूज़ करते हैं। तो एक और बता दो कि टू रेफर टू सर्कमस्टेंशियल ऑब्लिगेशन वी यूज़ हैव टू नॉट मस्ट, ठीक है। तो आई होप ये साथ साथ आप नोट्स बनाते रहोगे और ये साथ साथ आप नोट डाउन करते रहो कि ये कैसे कहाँ पे कैसे यूज़ होता है, हम किस चीज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं। जितने क्लियर बनाओगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हैड टू हो जाएगा, मस्ट को हम हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ बीइंग अ ट्रैफिक कांस्टेबल, बीइंग अ ट्रैफिक कांस्टेबल ही हैज़ टू या मस्ट वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। अब यहाँ पे भी एक ट्रैफिक कांस्टेबल है, फॉर लॉन्ग आवर्स इन द सन, उसको काम करना पड़ रहा है। तो ये भी एक सर्कमस्टेंशियल ऑब्लिगेशन हो गई है। लेकिन सर्कमस्टेंशियल ऑब्लिगेशन है तो ये तो क्लियर हो गया है कि ये मस्ट नहीं आएगा। तो मैंने क्या बताया था, वहाँ तो हैड टू आया था, लेकिन हैड टू नहीं, हैव होता है वो। हैव का ही जैसे सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे हैज़ आ गया है, और वहाँ पे पास्ट की बात हो रही थी तो हैड आ गया था, ठीक है। तो बस ये, तो मैंने लिखा भी है टू रेफर टू सर्कमस्टेंशियल ऑब्लिगेशन वी यूज हैव टू नॉट मस्ट, ठीक है, ये लिखा भी मैंने। तो टेंसेज और उसके सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ और हैव तो हो ही जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट आज का और देख लेते हैं, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में देख लेते हैं, जो हमारे 3 वर्ड्स है डिपिक्ट की जाती है। जैसे कि जो मस्ट होता है, मे होता है, कुड और माइट भी होता है, ठीक है। तो काफ़ी इजी से वर्ड्स हैं हमारे, जो काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं हम। तो मस्ट जो होता है ये पॉसिबिलिटी भी शो करता है। जैसे कि मस्ट अगर आप किसी को बोल रहे हो तो यानी कि हाई हो गया, और किसी चीज़ की हाई पॉसिबिलिटी है, कुछ होने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है उसमें, एक तरह से अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो। और जो वो पॉसिबिलिटी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। वो एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी होती है, कुछ होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो एक पॉजिटिव उसमें एस्पेक्ट में शो करते हैं मस्ट, ठीक है। मे हो गया, अगर मे की अगर हम पॉसिबिलिटी बताएं तो एक नॉर्मल से, एक नॉर्मल लेवल पे पॉसिबल कोई चीज़ है तो उसको बोलेंगे मे, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी एकदम कम है, कुछ होने के जो आसार है बहुत कम है, तो उन वर्ड्स के लिए, उन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं कुड या माइट, ठीक है। तो एक और बार मैं आपको समझाता है, तो मस्ट किन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों के लिए जिनकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई होती है, होने की तादाद कुछ ज़्यादा होती है, ठीक है। मे उन उन चीज़ों के लिए जिनकी पॉसिबिलिटी एकदम नॉर्मल होती है, लेवल पे होती है। और कुड और माइट किन चीज़ों के लिए, जिनकी पॉसिबिलिटी एकदम लीस्ट होती है, कम होती है, ठीक है। इसको हम, अच्छा एक और चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे मैंने बताया कि जो मस्ट होता है हाई होता है और पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। तो अगर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के लिए हाई मस्ट यूज़ होता है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता हो और हाई पॉसिबिलिटी शो कर रहा हो, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं कैन नॉट। ये देखो मैंने लिखा हुआ है कि कैन नॉट वर्ड जो होता है कौन सी पॉसिबिलिटी दिखाता है, हाई और नेगेटिव पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये तो बहुत कॉमन से, इसके लिए मेरे को आपको लगता नहीं कि आपको एग्जांपल देने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कॉमन और बहुत बेसिक है ये बस मैं आपको मीनिंग्स क्लियर कर लेते हैं, वरना सेंटेंस में देखते ही आप बता सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो एक सेंटेंस में आपके साथ डिस्कस करते हैं, ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है इसीलिए मैंने ये इसमें ले लिया है। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कीप ऑफ द वॉल इट डैश फॉल डाउन, तो ये 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें से 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा फिट होगा। हम करते हैं डिस्कस इसका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा विल। अब वो क्यों होगा वो धीरे धीरे समझ लेते हैं।
तो विल पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हम जो 3 ऑप्शन है ये समझ लेते हैं कि ये क्यों नहीं होंगे, ये इस आंसर क्यों फिट नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कुड लगा के देखें, कुड, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कीप ऑफ द वॉल इट कुड फॉल डाउन, तो अगर यहाँ पे कुड लगा रहा हूँ तो कुड और माइट का हमने मतलब क्या पढ़ा, लीस्ट पॉसिबल चीज़ होती है, यानी कि लीस्ट पॉसिबल यानी कि किसी के आसार, जैसे कि यहाँ पे दीवार गिरने के जो आसार हैं, जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। अगर मैं कुड का यूज़ करूँ तो कुड फॉल डाउन, तो यानी कि उसके पॉसिबिलिटी है दीवार गिरने की बहुत कम है। अगर बहुत कम होगी तो आप किसी को वार्निंग नहीं दोगे, आपको खुद को ही नहीं पता होगा। इस वजह से नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से, नॉर्मल बेसिक सेंस के हिसाब से आप बोलोगे नहीं किसी को कीप ऑफ द वॉल इट कुड फॉल डाउन। तो आप बहुत, जब किसी चीज़ की लीस्ट पॉसिबिलिटी होगी तब नहीं बोलोगे। किसी की पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई होगी, आपको दिख रहा होगा कि दीवार में क्रैक्स आए हुए हैं या फिर आपको कमज़ोर लग रही है, तब उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई होती है, तभी आप किसी को बोलोगे, ठीक है। तो कुड और माइट तो बिल्कुल नहीं आ सकते यहाँ पे, क्योंकि दोनों का लीस्ट पॉसिबल मतलब होता है जो कि यहाँ पे फिट बैठेंगे नहीं। आप समझते हैं यहाँ पे कैन। कैन क्या होता है हमारा, कैन हमारा होता है एबिलिटी या स्ट्रेंथ शो करने के लिए। और एबिलिटी और स्ट्रेंथ शो करने के लिए अगर हम यहाँ पे कैन पुट करते हैं तो सेंस बनेगी नहीं उसकी। जैसे कि अगर हम बोलो कीप ऑफ द वॉल इट कैन फॉल डाउन, यानी कि वो दीवार की एबिलिटी शो कर रहा है कि दीवार की एबिलिटी है कि वो अपने आप को गिरा देगी। दीवार में वो स्ट्रेंथ है कि वो अपने आप को ही गिरा देगी, तो इसकी सेंस बनेगी नहीं। क्योंकि कैन मैंने क्या बताया किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कि यूज़ फॉर एबिलिटी और स्ट्रेंथ। तो दीवार में अपने आप को तोड़ने की ताकत नहीं है, वो तो एक अपने आप वैसे टूटेगी, फॉर इंस्टेंस टूटेगी, लेकिन वो अपने आप को नहीं करेगी। तो कैन किस चीज़ के लिए होता है, एबिलिटी के लिए। तो अब ऑप्शन बचा क्या, विल। विल बचा, और विल अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो सही हो जाएगा, जिसकी सेंस आएगी कीप ऑफ द वॉल इट विल फॉल डाउन। तो यहाँ पे विल क्या सेंस करेगी, एक फ्यूचर में एक आप किसी को बता रहे हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी है, जैसे हमने जो पढ़ा स्टार्टिंग में कि उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो गिर सकती है। जैसे मैंने आपको सेंटेंस फर्स्ट दिया था कि दे विल विन द मैच, वैसे ही ये भी ऑप्शन हो जाएगा कीप ऑफ द वॉल इट विल फॉल डाउन। ये एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो, ये पोर्शन आपको समझ में आया हो। और अभी क्लास ओवर करने से पहले आज के हम वोकैब कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है उसको पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज इम्पेयर। इम्पेयर इज अ वर्ब दैट मीन्स वर्सन और डैमेज। किसी चीज़ को डैमेज करना है, कंडीशन वर्सन होना, ख़राब होना, उसको बोलते हैं इम्पेयर। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल कैन ग्रेटली एम्पेयर योर जजमेंट। जो अल्कोहल होता है आपकी जो जजमेंट होती है उसको वर्सन कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है और मीनिंग आपको बताई दी है मैंने। Next word is impetus. Impetus is a noun which means a force or an energy, energy with which a body moves. कोई ऐसी फोर्स है, कोई ऐसी एनर्जी जिससे बॉडी मूव करे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कोई ऐसी एनकरेजिंग फोर्स जो आप किसी चीज़ को करने के लिए एनकरेज करे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर बोलो तो बाथिंग विद कोल्ड वाटर वाज एन इम्पेटस फॉर योर फीवर। ठंडे पानी के नहाने की वजह से जो जो आपको फीवर था उसके लिए ठंडे पानी से नहाना एक इम्पेटस था। एक इम्पेटस यानी कि मूविंग एनर्जी, एक फोर्स थी ऐसी जिसकी वजह से आपको बुखार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इनकलकेट विच इज़ अ वर्ब विच मीन्स टू टीच। आप पढ़ाना किसी चीज़ को, किसी को पढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इनकलकेटिंग यू राइट नाउ, ठीक है, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। The fourth word is inord. Inord means, first of all, it is an adjective, and the meaning of this word is hardened or accustomed. Means किसी चीज़ को कोई चीज़ यूजुअल होना या कोई हैबिचुअल होना, उसमें हम बोलते हैं हम इनॉर्ड। अगर जैसे एक एग्जांपल मैं दूँ आपको तो मैं बोल सकता हूँ पीपल इन नॉर्दर्न रीजन्स आर इनॉर्ड टू कोल्ड वाटर, कोल्ड वेदर। कि जो नॉर्दर्न रीजन में जो लोग रहते हैं वो कस्टम होते हैं किस चीज़ के, कोल्ड वेदर के, क्योंकि वहाँ पे यूजुअली ठंडी रहती है। तो इनॉर्ड का मतलब होता है एक तरह से यूजुअल है, कोई चीज़ इसके लिए यूजुअल है, और एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज होता है, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। द लास्ट वर्ड इज इनफ्रिंज। इनफ्रिंज इज अ वर्ब विच मीन्स टू वायलेट या इंक्रोच, यानी कि किसी चीज़ को, जैसे आप बोलते नहीं हो कि किसी की प्रॉपर्टी पे एनक्रोच कर दिया, किसी की राइट्स को वायलेट कर दिया, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनफ्रिंज, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ और हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट आया है कोई भी सेशन से या कोई भी पिछली क्लासेस से डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज है, उसको जाके फॉलो करिए प्लीज़।
वहाँ पर भी आप मुझे डायरेक्टली, अगर आप कमेंट यहाँ पे नहीं करना चाहते तो वहाँ पे आप मुझसे पर्सनल कोई क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आएगा, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।